तो इसके बाद देखते हैं अपन चल अनुपात के बाद त्वरित अनुपात, त्वरित अनुपात या तरलता अनुपात, त्वरित अनुपात या तरलता अनुपात या शीघ्र अनुपात, तीनों का मतलब एक ही है। लिखेंगे इसमें तरलता अनुपात, तरलता अनुपात तरल संपत्तियों तथा तरल संपत्तियों तथा चल दायित्वों के बीच, चल दायित्वों के बीच संबंध स्थापित करता है, दायित्वों के बीच संबंध स्थापित करता है। तरल संपत्ति से, तरल संपत्ति से हमारा आशय उन संपत्तियों से है, तरल संपत्ति से हमारा आशय उन संपत्तियों से है जो बिना कोई नुकसान उठाए अविलंब, जो बिना कोई नुकसान उठाए अविलंब नगदी में परिवर्तित की जा सकती है, नगदी में परिवर्तित की जा सकती है। तरलता अनुपात ज्ञात करने का, तरलता अनुपात ज्ञात करने का मुख्य उद्देश्य, ज्ञात करने का मुख्य उद्देश्य सही अर्थ में, मुख्य उद्देश्य सही अर्थ में कंपनी की तरलता का, कंपनी की तरलता का पता लगाना होता है, कंपनी की तरलता का पता लगाना होता है तथा यह सुनिश्चित करना होता है, तथा यह सुनिश्चित करना होता है कि कंपनी किस सीमा तक, यह सुनिश्चित करना होता है कि कंपनी किस सीमा तक तत्काल, किस सीमा तक तत्काल कंपनी अपने चल दायित्व का भुगतान, कंपनी अपने चल दायित्व का भुगतान करने की क्षमता रखती है, करने की क्षमता रखती है। यानी तरलता का मतलब होता है शीघ्र भुगतान करने की क्षमता जो कंपनी रखती है ना, उसी की जानकारी प्राप्त करने के लिए इस तरलता के अनुपात की गणना की जाती है। तरलता मतलब वह संपत्ति जो शीघ्र से शीघ्र रोकड़ में परिवर्तित हो जाए उसी को बोलते हैं तरल। तो तरलता अनुपात निकालने का उद्देश्य यही होता है कि हमारे पास अनुपात के माध्यम से हमको ये जानकारी मिल जाती है कि कंपनी के पास तरल संपत्ति कितनी है और वह अपने दायित्व का भुगतान करने के लिए तैयार है कि नहीं, वह शीघ्र अपने दायित्व का भुगतान कर सकती है कि नहीं, उसकी जानकारी को प्राप्त करने के लिए इस तरलता के अनुपात की गणना की जाती है। नीचे लिखिएगा तरलता अनुपात बराबर सूत्र है तरल संपत्ति, तरलता अनुपात बराबर तरल संपत्ति बटे चल दायित्व। क्या सूत्र हो जाएगा? तरल संपत्ति बटे चल दायित्व। ठीक है। अब नीचे हेडिंग दो तरल संपत्ति के उदाहरण, तरल संपत्ति के उदाहरण लिखेंगे इसमें। पहला नंबर चल विनियोग, पहला नंबर क्या आ जाएगा इसमें? चल विनियोग लिखेंगे इसमें। जिनकी परिपक्वता
जिनकी परिपक्वता उन्हें प्राप्त करने के 3 माह से अधिक हो, 3 माह से अधिक हो, किंतु 12 माह के भीतर हो। 3 माह से अधिक हो किंतु 12 माह के भीतर हो। अगला दूसरा नंबर, व्यापारिक प्राप्य। व्यापारिक प्राप्य इसमें लिखेंगे जिनमें वे प्राप्त विपत्र भी शामिल हैं, जिनकी परिपक्वता की अवधि 12 माह के भीतर हो। जिनकी परिपक्वता की अवधि 12 माह के भीतर हो। और तीसरा अगला नंबर, रोकड़ तथा रोकड़ तुल्य। रोकड़ तथा रोकड़ तुल्य लिखेंगे इसमें, जैसे हस्तस्थ रोकड़, बैंक में रोकड़, बैंक ड्राफ्ट कोष्टक में लिखो, जो 12 माह के भीतर वसूली योग्य हो। 12 माह के भीतर वसूली योग्य हो। अगला 3 माह या कम अवधि की 3 माह या कम अवधि की परिपक्वता वाले विनियोग को भी रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य में शामिल किया जाता है। रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य में शामिल किया जाता है। अगला, अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम। अल्पकालीन ऋण एवं अग्रिम इसमें लिखेंगे टेस्ट देके, जो 12 माह के भीतर वसूली योग्य हो। अग्रिम कर की राशि भी इसमें शामिल है। अग्रिम कर की राशि भी इसमें शामिल है। तो जो हमारा चल अनुपात में आती थी मदें, वो सारी मदें यहाँ भी आएगी आपकी तरलता की संपत्ति के अंतर्गत, लेकिन उसमें कुछ शर्त होगी, किसको किसको यहाँ पर शामिल नहीं किया जाएगा, उसके बारे में हमको देखना है पहले। तो नीचे हेडिंग दोगे, तरल संपत्तियों में निम्नांकित को शामिल नहीं किया जाता है। तरल संपत्तियों में निम्नांकित को शामिल नहीं किया जाता है। पहला नंबर, स्टॉक को शामिल नहीं करना है। दूसरा, पूर्वदत्त व्यय स्टॉक, दूसरा पूर्वदत्त व्यय। अगला, संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान। संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान। अगला, चल विनियोग का वह भाग
चल विनियोग का वह भाग जो वसूली योग्य ना हो। चल विनियोग का वह भाग जो वसूली योग्य ना हो। अगला, उसी में लिखोगे आगे, यदि अन्यथा कुछ उल्लेख नहीं हो, यदि अन्यथा कुछ उल्लेख नहीं हो तो यह माना जाता है कि व्यापारिक प्राप्य तथा चल विनियोग पुस्त मूल्य पर ही वसूली योग्य है। पुस्त मूल्य पर ही वसूली योग्य है। तो हमको इन बातों पर ध्यान देना है कि तरल संपत्ति में कौन कौन सी मदें आएगी, और उस तरल संपत्ति में जो मद हम पहले ले रहे थे चल संपत्ति में, उसमें से कुछ मदें ऐसी है जो तरल संपत्ति में नहीं आएगी। जैसे पूर्वदत्त व्यय है, नहीं आएगा। स्टॉक दिया हुआ है, नहीं आएगा। विनियोग दिया हुआ है तो उसमें से कुछ राशि वसूली योग्य है तो वो आएगा, लेकिन कुछ राशि वसूली योग्य है और कुछ भी लिखा है विनियोग लेकिन वसूली योग्य नहीं है तो उसका लेखा वहाँ पर नहीं करना है। केवल विनियोग लिख दिया है और वसूली योग्य है या नहीं इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है वहाँ पर, तो जो उसका पुस्त मूल्य दिया है विनियोग का या चल विनियोग का, वो पूरी की पूरी राशि वहाँ पर ले ली जाएगी। क्या करने के लिए? तरल संपत्ति की गणना करने के लिए। आई बात समझ में? तो इस थ्योरी को पहले ध्यान से देखना है, क्या क्या अनुपात में आता है चल संपत्ति में, उसको देखना है। चल संपत्ति की तरल संपत्ति की गणना करते समय कौन कौन सी मदें नहीं आएगी, जो भी लिखवाया गया है उसको अपने दिमाग में रखना है, और फिर हम अनुपात निकालेंगे तो आसानी के साथ हमारा अनुपात निकल जाएगा। आगे बात समझ में? तो चलिए इसके बाद बताते हैं आपको कि कैसे हम तरलता अनुपात की गणना करेंगे। यहाँ तक का सब अध्ययन कर लेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं अपन तरलता अनुपात की गणना। ठीक।